तो आइए आज हम शुरू करेंगे अपने योगाभ्यास का वर्ग। कल के वर्ग में हमने ये देखा था कि यौगिक सूक्ष्म व्यायाम कैसे किए जाते हैं या यौगिक क्रियाएं कैसे की जाती हैं। यौगिक क्रियाएं ये योगासन और योगाभ्यास की शुरुआत करने की प्रथम स्टेप है, और योगासन ये प्राणायाम की एक पूर्व तैयारी कही जाती है। योगाभ्यास, हम लोग जब यौगिक क्रियाएं करते हैं तो हम क्या करते हैं? यौगिक क्रियाओं में हम निरंतर और सातत्यपूर्ण किसी मूवमेंट को या शारीरिक अवस्था को करते हैं जिसमें हम रुकते नहीं हैं। आज हम विशेषतः यह देखने वाले हैं कि आसन और यौगिक व्यायाम इसमें अंतर क्या है। आसन में हम लोग स्थिर होकर अपने मन को शांत कर कुछ शारीरिक क्रियाएं करते हैं, लेकिन यौगिक क्रियाओं में हम सातत्यपूर्ण थोड़ा सा हिलकर मूवमेंट कर कुछ क्रियाएं शारीरिक क्रियाएं करते हैं। तो ये बेसिक अंतर सूक्ष्म व्यायाम और यौगिक आसन में होता है। यौगिक आसनों में मुख्यतः आज हम ये देखेंगे कि आसनों के अलग अलग प्रकार कौन से हैं। आसन इस शब्द की उत्पत्ति अस संस्कृत शब्द के अस इस धातु से हुई है। अस का मतलब दो प्रकार का है। पहला मतलब होता है अस यानी बैठने का स्थान, जैसे कि चटाई है, दरी है, ये इसे आसन या अस कहा जाता है संस्कृत में। अस का दूसरा अर्थ है बैठने की एक विशेष क्रिया या अवस्था जिसमें हम शरीर, मन और आत्मा से एक स्थिर हो जाने पर सुख की अनुभूति करते हैं। इसी को आसन कहा जाता है। ये आसन का अर्थ हुआ जो संस्कृत के अस धातु से बना हुआ है। हम योगाभ्यास करते समय दूसरे वाले अर्थ को यानी शारीरिक अवस्था जिसमें मन, आत्मा और शरीर शांत होता है, स्थिर होता है, इसे ग्रहित करते हैं या इसे धारण करते हैं। आसन की परिभाषाएं अलग अलग योग ग्रंथों में दी गई है। उसमें से मुख्य हम लोग आज दो परिभाषाओं पर ध्यान देंगे। पहली परिभाषा जो महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में दी है, आसन यानी स्थिर सुखमासन। इसका अर्थ होता है कि बिना हिले डुले, साथ ही बिना हिले डुले स्थिरता के साथ सुखपूर्वक शारीरिक स्थिति में बने रहना यानी आसन कहलाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में 13वें श्लोक में भी आसन का अर्थ बताया गया है। आसन यानी समम कार्य शिरोग्रीवम धारयन् अचलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिका अग्रम स्वं दिशाच अनवलोकन। अर्थात योगाभ्यास करने वाले को ऐसा होना चाहिए कि जो अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे, किसी भी दिशा में न देखते हुए वो केवल अपने नासिका के अग्रभाग पर अपना ध्यान केंद्रित करे और स्थिर होने का प्रयास करे। इसे श्रीमद् भगवद गीता में आसन कहा गया है। आज हम लोग कुछ आसन के फायदे आपसे चर्चा देखने वाले हैं। आसन क्यों करना चाहिए? बेसिकली बच्चे पूछते हैं कि हम लोग आसन क्यों करें, आसन किस लिए करना है। आसन का एक पहला फायदा ये होता है कि जब हम आसन करते हैं तो हम शरीर से, मन से और आध्यात्मिक रूप से शांत होते हैं। शरीर, आत्मा और मन ये बहुत शांत हो जाता है। आसन से हमें और एक लाभ होता है जिसे हम कहेंगे कि हमारे शरीर में जो चंचलता होती है, जो अस्थिरता होती है, वो अस्थिरता आसन से दूर हो
होती है? आसन से हमारी एकाग्रचित्त वृत्ति बढ़ती है। आसन से हमें बहुत से लाभ होते हैं। हम मन से स्थिर, शांत और शिथिल होते हैं। आसन हमें अपनी मनोबल को बढ़ाने में, सकारात्मक विचारों को प्रबल करने में सहायता करता है। इसीलिए सिद्ध पुरुष या महर्षि लोग एक विशिष्ट स्थिति में बहुत दिन तक सातत्यपूर्ण बैठकर एकाग्र होने की कोशिश करते थे, जिससे उन्हें सिद्धियां प्राप्त होती थी। हम लोग योगाभ्यास में आसन करते हैं प्राणायाम की एक स्थिति पाने के लिए और उसकी सुख की अनुभूति करने के लिए। तो आज हम लोग ये देख रहे हैं कि आसन कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे तो हठ योग में 84 प्रकार के आसन दिए गए हैं, लेकिन हम योगाभ्यास करते समय मुख्यतः अलग अलग कुछ विशिष्ट आसनों का ही उपयोग करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य 2 योगा आसनों का आज उपयोग करेंगे। जैसे कि पहला है ध्यानात्मक आसन। ध्यानात्मक आसन ये मुख्य आसन हम योगाभ्यास में प्राणायाम करते समय नित्य क्रम से उपयोग में लाते हैं। हम आज इसी में देखेंगे कि ध्यानात्मक में भी उप 4 प्रकार होते हैं। उसमें पहला होता है सुखासन, दूसरा सिद्धासन, तीसरा जिसे कहा जाता है पद्मासन, चौथा जिसे कहा जाता है वज्रासन। ये ध्यानात्मक आसन के 4 प्रकार हैं। तथा विश्रामात्मक आसन ये दूसरा प्रकार है, जिसमें 2 आसनों का समावेश किया जाता है, जो लेट कर किए जाते हैं, विश्राम के लिए किए जाते हैं। तो उसमें एक होता है शवासन और दूसरा होता है मकरासन। तो अब हम लोग इस आसनों का थोड़ा सा प्रात्यक्षिक यहाँ पर देखेंगे। तो पहले हम लोग देख रहे हैं ध्यानात्मक आसन का पहला आसन, जिसे कहा जाता है सुखासन। सुखासन यानी, तो हम लोग देख रहे हैं ध्यानात्मक आसनों में पहला प्रकार सुखासन। सुखासन यानी जैसे हम लोग रोज खाना खाने अपनी मंडी को यानी पैरों को फोल्ड कर कर बैठते हैं, वैसे ही। जैसे कि अब मैंने अपना ये पहला पाँव लिया और राइट पाँव लिया, जंघा के नीचे लेफ्ट वाले रख दिया, और दूसरा पाँव इसी तरह राइट वाली जंघा के नीचे रख दिया। तो ये स्थिति जो है इसे कहा जाता है सुखासन, जिसमें हम लोग रोज नित्य क्रम से अगर भारतीय बैठक में बैठते हैं तो खाना खाने के लिए इसी पोस्चर में बैठते हैं। इसे कहा जाता है सुखासन। इसी प्रकार दूसरा आसन जो है जिसे कहा जाता है सिद्धासन। तो सिद्धासन में और सुखासन में अंतर क्या है? तो जैसे मैंने अपना लेफ्ट पाँव उठाया और राइट जंघा के ऊपर इस तरह से रख दिया, और यहाँ जो पेट के पास हमारा जो पोर्शन है, ये कॉर्नर, यहाँ पर मैंने इसे रख दिया है, तो इसे कहा जाता है सिद्धासन। तो सुखासन और सिद्धासन में अंतर सिर्फ इतना है कि मेरे सुखासन में दोनों पाँव नीचे होते हैं और सिद्धासन में हम एक पाँव को जंघा के ऊपर इस तरह पंजे को रख देते हैं। ये हो गया सिद्धासन। और ध्यान मुद्रा लेकर हम लोग बैठते, इसीलिए कहते हैं कि ध्यानात्मक आसन में दूसरा प्रकार सिद्धासन होता है। तीसरा प्रकार जिसे कहा जाता है पद्मासन। तो पद्मासन में हम लोग, जैसे मैंने सिद्धासन में अपना एक लेफ्ट वाला पंजा राइट वाली जंघा के ऊपर रखा है, वैसे ही राइट वाला घुटना भी लेफ्ट वाली जंघा के ऊपर रखना है। अब यहाँ पर दोनों एड़ियाँ मेरी बहुत पास आ चुकी है, पैर की उंगलियाँ अपोजिट साइड में दोनों पैरों की है, और यहाँ जो पेट के पास जो पॉइंट है वहाँ पर हमने ये दोनों एड़ियों को रखना है। इसे कहा जाता है पद्मासन। आसनों में सबसे बड़ा बेनिफिट आपका ये होता है कि आपके शरीर का जो संतुलन होता है, जो बैलेंस होता है, वो दोनों भागों में समविभाजित होता है, यानी समान विभाजित होता है। शरीर का इम्बैलेंस इसमें नहीं होता।
तो इसीलिए हम लोग आसन करते हैं। इसी में ध्यानात्मक आसन में और एक आसन है जिसे कहा जाता है वज्रासन। तो वज्रासन कैसे करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। वज्रासन हम लोग 3 साइड से देखेंगे। पहले बता दूं साइड से कि जैसे हमने दोनों पाँव अपने लंबे कर लिए, उसके बाद में राइट पाँव को घुटने से मोड़कर नितंब के नीचे पंजा बाहर की ओर फैलाते हुए रखना है। फिर दूसरा पाँव भी इसी तरह से फोल्ड कर आपको रखना है पंजा बाहर की ओर, यानी मैंने घुटनों से यहाँ पे पाँव को मोड़ लिया। इस तरह से आपको ये साइड का पोस्चर दिखता है। अब पीछे से ये पोस्चर कैसे बनता है ये हम लोग देखेंगे। जब हम लोग वज्रासन में बैठते हैं तो आगे वाला पोस्चर तो आपको समझ में आ गया कि फोल्ड करना है। अब पीछे वाला जो पोर्शन होता है उसमें आपके ये जो 2 पैरों के अंगूठे हैं, इस अंगूठों को एक दूसरे से जोड़ना है इस तरह से, और ये जो एड़िया है इसको नितंब के बाहर की साइड में थोड़ा लेना है, और बीच में जो हमारा गैप है उस गैप में हमें बैठना है। इस तरह से आपका वज्रासन होता है। अब इसी तरह से हम लोग इसे सामने के भाग से भी देखेंगे। तो पीछे का भाग, सामने का भाग और एक साइड का भाग, ये तीनों भाग आपने देखे हैं। अब सामने से हमारे घुटने फोल्ड हुए हैं, पीछे हमारे पैरों के अंगूठे एक दूसरे को टच कर एड़िया दोनों नितंब के बाजू में है, और बीच में जो गली बनी है उस गली में हम लोग आराम से बैठते हैं। अब वज्रासन ये एकमेव आसन है जिसमें आप खाना खाने के पश्चात अगर कम से कम 15 से 20 मिनट बैठो तो आपकी डाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं, कब्ज, गैस या पाचन से संबंधित जो समस्याएं हैं वो कम हो जाती है या नहीं होती। ठीक है, तो वज्रासन में हम लोग जब बैठते हैं या किसी भी आसन में बैठते हैं तो उसका मुख्य फायदा हमें ये होता है कि हमारे पीठ की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो बैलेंस में रहती है, सीधी होती है। अपना शरीर जो है वो सीधा होता है, गर्दन हमारी सीधी होती है, हाथ पैर का सारा संतुलन जो है वो दोनों भागों में हमारे शरीर के बराबर डिवाइड होता है। ये हमारे आसनों के फायदे होते हैं। अब हम लोग दूसरा मुख्य आसन देखेंगे जिसे कहा जाता है विश्रामात्मक आसन। तो विश्रामात्मक आसन में मुख्य 2 प्रकार मैंने आपको बताए, जिसमें पहला है शवासन। तो शवासन हम लोग कैसे करते हैं? शवासन में हम लोग पहले दंडासन की स्थिति में बैठ जाते हैं। दंडासन यानी पैर को आपको लंबा करना है, आपकी हथेलियां आपके नितंब के बाजू में ऐसे कंधों से पैरेलल आपको नीचे रखनी है। यह हुआ दंडासन। इसी में हमें क्या करना है, धीरे धीरे अपने पैरों का डिस्टेंस जो है वो 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस अपने पैरों में कर लेना है। पैर की जो उंगलियां हैं उसे बाहर की दिशा में इस तरह से रखेंगे, एड़ियां अंदर की दिशा में होगी। धीरे धीरे हमें अपने हाथों का सहारा लेते हुए नीचे लेटना है। इस तरह से हम लेट जाएंगे। हाथों को अपने जंघाओं के पास थोड़े अंतर पर आपको आकाश की तरह इसे खुला रखना है। थोड़ी सी उंगलियां आपकी मोड़ी हुई होगी। इस तरह से आपको शवासन में आना है। फिर से एक बार दोहरा दूं, पैर के उंगलियां यानी पंजे दोनों बाहर की दिशा में होंगे, एड़ियां अंदर की दिशा में, हाथ की उंगलियां थोड़ी मोड़ी हुई, हथेलियां जंघा से थोड़े अंतर पर फैलाकर रखी हुई है, हाथों को फैला दिया है। अब धीरे धीरे आंखें बंद करते हैं, लंबी सांस धीरे धीरे भरते हैं, धीरे धीरे लंबी सांस को छोड़ते हैं। इस तरह कम से कम 5 से 10 मिनट तक आपको लंबा सांस लेना है और लंबा सांस छोड़ना है। इसी के साथ मुख्य शवासन का लाभ आपको तभी होगा जब आप लोग अपने शरीर को पूरी तरह शिथिल कर दोगे, ढीला छोड़ दोगे। जैसे कि आपको अपने शरीर के एक एक अंग को कहना है और शिथिल करना है। जैसे पैरों की उंगलियां
आपको शिथिल करनी है। पैरों की उंगलियां, एड़ियां, पोटरियां, घुटने, जंघाएं, कमर का पोर्शन, पीठ, पेट, छाती, हथेलियां, हाथों का दंड, कंधा, गर्दन, चेहरा, चेहरे का हर एक अवयव और सर। इस तरह आपको धीरे धीरे हर एक अवयव को, अंग को ढीला छोड़ना है और लंबी सांस लेना है, लंबी सांस छोड़ना है। धीमी धीमी गति से आपको सांस लेना होगा और धीमी धीमी गति से ही सांस को छोड़ना होगा। जब आप सातत्यपूर्ण 5 से 10 मिनट तक ये शवासन में अपने अंग को ढीला कर दीर्घ श्वसन करोगे तो आप अपने शरीर को हल्का महसूस करोगे। इसका सीधा फायदा होता है अलग अलग रोगों में। किसी भी प्रकार के रोग में, जैसे कि अनिद्रा है, मधुमेह है, उच्च रक्तचाप है, इस सभी में आपको शवासन से बहुत ही लाभ होता है। इसी के साथ जब हम लोग शवासन करते हैं तो मन एकदम शांत हो जाता है, शरीर हल्का हो जाता है और उससे हमारे अंदर एक ऊर्जा स्रोत होता है। अब जब हम लोग शवासन से वापस लौटते हैं तो अपने शरीर को जहाँ जहाँ हमने शिथिल किया था, जैसे कि पैरों की उंगलियों से सर तक, हर एक अंग को आपको थोड़ा थोड़ा हिलाना है, उसको ढीला करना। ऐसे ही शवासन कम से कम 10 मिनट तक, 15 मिनट तक किया जाता है। शवासन से वापस आते समय हमें अपने पैरों की उंगलियों को से सिर के बालों तक हर एक अंग को धीरे धीरे थोड़ा हिलाना होता है और फिर हम लोग इस तरह से हिलाएंगे धीरे धीरे अपने शरीर के अंग को। उसके बाद में लेफ्ट साइड में टर्न होते हुए राइट हाथ को जमीन पर रखना है। दोनों हाथों का आधार लेकर, बेस लेकर हमें धीरे धीरे उठना है। उठने के पश्चात दोनों हथेलियों का घर्षण करें और गर्म हथेलियों का चेहरों पर मसाज कर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना है। इस तरह से शवासन किया जाता है। अब आइए हम लोग दूसरा आसन देखेंगे, विश्रामात्मक आसन का, जिसे कहा जाता है मकर आसन। तो हमने शवासन किया था पीठ के बल लेटकर, अब मकरासन होता है पेट के बल लेटकर। तो हम लोग धीरे धीरे पेट पर लेटते हैं इस तरह से। हमारी हथेलियां जहां हम अपना कपाल यानी शीश टिका सकते हैं, रख सकते हैं भूमि पर, वहां हमारी हथेली एक के ऊपर एक जमीन पर ऐसे टिका देनी है। हथेली पर हथेली, लेफ्ट के ऊपर मैंने अपनी राइट हथेली रखी है। पैर के पंजे बाहर की ओर, यानी उंगलियां बाहर, एड़ियां अंदर। 1 से 1.5 फीट का पंजे में 1 फीट का कम से कम डिस्टेंस होता है और अपना शीश आपको इस हथेली के ऊपर टिका देना है। इस तरह से मकरासन किया जाता है। इसमें भी आपको अपनी सामान्य सांस या दीर्घ श्वास लेना है। इस स्थिति को मकरासन कहा जाता है। आप अपनी गर्दन को ऐसे एक साइड में कर भी आराम से मकरासन कर सकते हैं। ये मकरासन का पहला प्रकार है जो विश्रामात्मक आसन में समाविष्ट किया गया है। इसमें से भी वापस आते समय हमें लेफ्ट साइड में टर्न होना है, हाथों का बेस आधार लेना है और धीरे धीरे अपनी जगह पर बैठना है। अब आप सबको ये महत्वपूर्ण बात बता दें कि शवासन और मकरासन हम लोग कब करते हैं। शवासन शरीर बहुत थक जाए और आपको ऐसे लगे कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तब आप शवासन कर सकते हो। और शवासन सूर्य नमस्कार या तीव्र गति से जब आप योगिक क्रियाएं करते हो उसके पश्चात किया जाता है। मकर आसन जब हम पेट के बल सोकर
कुछ व्यायाम करते हैं, कुछ आसन करते हैं जिससे पीठ में या कमर में स्ट्रेचिंग होता है, थोड़ा सा तनाव आता है, तो उसे विश्राम देने के लिए हम लोग मकरासन करते हैं। यही थे आज के आसनों के प्रकार। एक बार हम लोग फिर से देखेंगे 6 आसन, जिसमें पहला है सुखासन। सिंपल सादी, आप जो खाना खाने बैठते हैं वैसी आपको मांडी डालकर बैठना है। दूसरा सिद्धासन, एक पंजा आपको उठाकर अपने दूसरे पाँव के जंघा के ऊपर पेट के पास इस तरह से रखना है, ये होता है सिद्धासन। तीसरा होता है पद्मासन, जिसमें दोनों पंजे आपके इस तरह से ऊपर आते हैं। चौथा होता है जो वज्रासन, जो घुटनों के ऊपर बैठकर किया जाता है। ये थे। और विश्रामासन में सोकर करने के 2 आसन, शवासन और मकरासन। आज हम यही विराम लेंगे, कल मिलते हैं कुछ नए आसनों के साथ। धन्यवाद।